प्रयोग करवाया था ना, वो बड़ा काम आएगा, पूरे जीवन पर्यंत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रत्यक्ष अनुमान और आगम शब्द प्रमाण के द्वारा, और शब्द के द्वारा तो वेदों में लिखा ही हुआ है कि ये ब्रह्म के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति होती है प्रकृति में। परंतु ये ध्यान देना कि ब्रह्म नहीं करता है, सांख्य दर्शन ये भी कहता है। कौन करता है भाई जगत की उत्पत्ति? सांख्य कहता है कि जगत की जगत किससे उत्पन्न होता है? हैं? प्रकृति से होता है। नहीं नहीं सांख्य क्या क्या कहता है? नहीं, सांख्य ये कहता है कि जगत की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, न कि ईश्वर से होती है। मैं कितनी बार बोला था वहां पे। हाँ, मूल प्रकृति से होती है, परंतु ये नहीं मानना है कि इसको बनाने वाला ईश्वर है। सांख्य दर्शन में ये बताया गया था कि सांख्य नहीं मानता है कि इसको ईश्वर ने बनाया है, जगत को प्रकृति ने बनाया ही, ये कहता है सांख्य। ठीक है, ये बात आप लोग थोड़ा सा जोर दीजिए, पीछे मैं लेके जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा था कि समझिएगा सांख्य को। काम आ रहा है कि नहीं सांख्य पढ़ने के बाद? हैं? अगला विषय है जी। हाँ, मैंने नहीं बोला था, मैं सांख्य ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। हाँ, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है भाई, वो कैसे दिखे? अगर उसके मूल में जाओ तो अगर हलचल कौन उत्पन्न कर रहा है? प्रकृति में हलचल कौन उत्पन्न कर रहा है? ईश्वर। ईश्वर, हाँ, ब्रह्म करता है। तो अब कन्फर्म हुआ प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों प्रमाणों के द्वारा कि जगत की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्म। अरे क्यों नहीं पता चला भाई? आप ये बताओ, प्रत्यक्ष का क्यों नहीं पता चला? या आप ये देख रहे हो कि ये जो अणु इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आपने मिट्टी से घड़ा बना लिया, ये क्या है? प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है ना? तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष है, यही जगत का निर्माण हो गया ना, ये मिट्टी से घड़ा बनना, पूरा जगत बन गया। आप समझिए तो, गहराई में उतरिए ना। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष तो है ही है। मिट्टी से घड़ा बनना क्या है? आप बन गए हो क्या? ये प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, ये जगत ही, इसी को जो कहा है ना कि जगत क्या है? जगत ब्रह्म है। ये जो जगत की उत्पत्ति हुई है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं पता चलता भाई? जब गति कौन दे रहा है? उसमें हलचल कौन ला रहा है? ब्रह्म में, जगत में, अणुओं में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हलचल कौन देता है? ब्रह्म दे रहा है ना, ईश्वर दे रहा है। तो क्यों नहीं आप देख रहे हो? तो आप उसको, वहां पे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि ईश्वर के हलचल के कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं। जहां जहां गति है, उपनिषद में, ईसावास्य उपनिषद में ये बताया गया था कि जहां जहां गति है वहां वहां ब्रह्म है। नहीं मानना पड़ता है? कैसे? क्यों मानने की बात है? प्रत्यक्ष है भाई। यहाँ पे मानने वाली बात कहाँ आ गई? यहाँ मानने वाली तो बात ही नहीं है। आप कोई वस्तु जड़ है तो उसमें आप चेतना ला के दिखा दो। मर गया है तो, कोई मर जाता है तो उसमें चेतना क्यों नहीं आती है? आप बताइए, आप मर गए हो तो उसमें क्यों नहीं चेतना आ रही है? क्योंकि उसमें कोई भी चेतन तत्व नहीं है। आत्मा निकल गई, अब ब्रह्म भी साथ छोड़ दिया, प्रकृति भी अपने आप में सिमट गई,
अब धीरे धीरे प्रकृति उसको अपने में समेटती है ना, जड़ पदार्थ को। जड़ पदार्थ अपने में मूल तत्व में विलीन हो जाता है, जल जाता है, राख बन जाता है, कण बन करके फिर मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनता है, घड़ा जब परिपक्व होकर के टूट फूट जाता है तो मिट्टी बन जाता है? बनता है कि नहीं बनता है? कण में गति है तो ही तो वो स्थिर बना हुआ है ना। कणों में जो गति है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता तो क्या वह घड़े का आकार रुक टिक पाता? बताइए। एक पुल बना दिया जाता है, वह पुल क्यों टिका हुआ है? बताइए। इस पार से उस पार हावड़ा ब्रिज देखा है आप लोगों ने? हावड़ा ब्रिज देखा है ना, क्यों टिका हुआ है? आप एक मिट्टी का पुल बना के देख लो, उसमें जीवंतता लाई जाती है, बांधा जाता है। क्यों क्यों उसमें क्या, उसमें एक तत्वों को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मजबूती दी जाती है, स्टील रहता है। ये भी पकड़ में आ जाता है। हाँ, वो इसीलिए पकड़ता है ना, वो बंधा पहले से है। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बांधना पड़ता है, इसलिए वो जगत वो टिका हुआ है और जीवंतता उसमें बनी रहती है। हावड़ा ब्रिज को कितने लोगों ने देखा है? बहुत आश्चर्य है, उसको देखिए। दो पाए पे है। अभी भारत में कोई ऐसा पुल नहीं बना जो दो पाए पे है। बड़े आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि उस इंजीनियर को अंग्रेजों ने मार दिया, हाथ काट दिया, उसके बाद उसको मार ही दिया जिसने उस पुल को बनाया था, और भारतीय था वो। और क्या ऐसा भी कहते हैं उसके बारे में कि उस पुल को केवल घड़ी का हथौड़ी देखें आप लोग, घड़ी बनाने वाले हथौड़ी हैं, वॉचमैन के पास एक हथौड़ी होती है छोटी सी, उस हथौड़ी से तोड़ सकता था वो। उस अंग्रेजों को उसने ऐसा भी बोला था कि मैं इस पुल को एक हथौड़ी से मार के तोड़ दूंगा। अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गए, अरे बाप रे, इतना बड़ा इंजीनियर है। कभी फोटो में भी देख लीजिएगा उस पुल को, दो पाए पे है। घूमने का अवसर मिले तो वेस्ट बंगाल जाइए, देखिए। तो ब्रह्म है, यहाँ पे ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो, अनुमान के द्वारा देख सकते हो। इसलिए सिद्ध होता है कि जहाँ जहाँ पे उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय है, वहाँ ब्रह्म है। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? मैं आप लोगों की भाषा में बात कर रहा हूँ, पुस्तक की भाषा मैंने छोड़ दिया, परंतु पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। पुस्तक भी छोड़ दिया तो फिर आप लोग वहाँ पे देखिए, वहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है मैं समझा रहा हूँ वो देखिए, वो गड़बड़ नहीं है, वो भी सही है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकृति अपना कार्य करती है जब उसमें उसमें गति आ जाती है, तो ब्रह्म के द्वारा जब गति आ जाती है, परंतु उसमें ब्रह्म नहीं लिप्त होता है। सांख्य ये कहता है कि ब्रह्म नहीं लिप्त होता है, केवल उसमें गति दे देता है ब्रह्म। परंतु सांख्य कहता है कि जहां जहां गति है, जहां जहां उत्पत्ति है, वहां पे ब्रह्म के कारण है। उसको भी मान, हाँ, तो पहले पहले वो तो बात है ही है, परंतु एक बात आप लोग समझो कि वहां पे ये कहता है कि उसको सांख्य ये नहीं मानता। वो कहता है कि प्रकृति अपना मूल कार्य करती है, इसमें ईश्वर नहीं कुछ हस्तक्षेप करता है। ईश्वर केवल हलचल दे देता है, अपनी छोटी सी एक ऊर्जा को फेंक देता है और इतने में प्रकृति पूरी सृष्टि की रचना कर लेती है।
ठीक है। परंतु अब ये कह रहा है कि जो ब्रह्म ने अपनी ऊर्जा फेंका है वो भी ब्रह्म है। वेदांत ये कह रहा है। हाँ हाँ पर हाँ, तो वो क्या है, यही ब्रह्म है। वो उसको भी क्या वो बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म की शक्ति के कारण ही जो है वो कार्य कर रही है। जहाँ जहाँ उत्पत्ति है और स्थिति है और प्रलय है, वहाँ वहाँ पे ब्रह्म है। अब प्रलय भी क्यों होता है? उत्पत्ति और उसकी स्थिति बनी जो रहती है उसमें भी ब्रह्म है। हर कण में कहा जाता है कि स्थित ब्रह्म है कि नहीं है? जो जो भी संसार में कण है, स्थित कण है, उसमें ब्रह्म है। और उस कण का जब नाश होता है, जैसे शरीर है और घड़ा है, घड़ा का नाश होता है तो उसमें भी ब्रह्म है। क्योंकि प्रकृति में, प्रकृति किसके कारण चल रही है? जो कण है, मान लीजिए कि आप जो जल गए ना, तो भी वो जो कण किस में, वो कण गति किस लिए कब कर रहे हैं? आप ये बताओ, शरीर मर जाती है तो नष्ट होती है कि नहीं होती? 1 महीने के अंदर रख दो, गल के खत्म हो जाती है। तो किस कारण गल के सड़ जाती है शरीर? नहीं सड़ना चाहिए, उसी तरह पड़े रहना चाहिए। अगर गति नहीं रहती शरीर की तो नहीं, प्रकृति में विलीन हो जाती है। फिर भी अणुओं में तो गति होती है ना। जो लाश होती है, लाश के अणुओं में गति होती है, क्योंकि वो प्रकृति में ब्रह्म शक्ति कार्य कर रही है। इस कारण कोई लाश जल जाती है। मुझसे एक दिन किसी ने पूछा था कि लाश सड़ क्यों जाती है? कोई व्यक्ति मर जाता है, जानवर मर जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है। एक घटना था कि एक दंपति जो है, बुजुर्ग दंपति थे, वो अपने घर में ही प्राण त्याग दिए थे। तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था कि वो लाश सड़ क्यों गई, क्या कारण है कि वो लाश सड़ जाती है? मैंने ये बात बताया था कि प्रकृति, जब प्रकृति का प्रलय होता है तो अपने मूल प्रकृति में विलीन होती है। वो ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है शरीर ना, तो अपने मूल प्रकृति में विलीन होगा तो सड़ना प्रारंभ होता है। किसी वस्तु का सड़ना ये स्वाभाविक प्रकृति है, क्योंकि उसके मूल जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, अपने मूल तत्वों में विलीन होते हैं कि नहीं होते हैं? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए आप लोग। इसीलिए जब कोई मरता है तो वो फिर सड़ता है। जैसे कोई पानी में फेंक देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है, तो वहां से भी वो सड़ करके आता है। ठीक है। परंतु कुछ ऐसे तत्व शरीर के होते हैं जो सड़ने में बहुत समय लग जाता है, 200-200 400 साल लग जाते हैं हड्डी को गलने में। तो उस तत्व को विलीन होने, मूल प्रकृति में विलीन होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही है ना? बताइएगा। एकदम क्लियर कट बता रहा हूं, एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं, ये कोई कठिन नहीं है। अगर अगर जी, हाँ, सूख जाती है, वो भी सड़ने लगती है। तो यही क्या है? प्रलय है। या उस पेड़ का क्या है? प्रलय है। तो वो प्रलय क्यों हो रहा है? उसका प्रलय के पीछे कौन है? प्रलय के पीछे कौन है बताइए? ब्रह्म है। कल क्लियर हुआ अब ये? बताइए अब, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से बताइए, कौन बताएंगे? कि एक डाली तोड़ा पेड़ का, मान लो अपने आपके घर में एक गमले में पेड़ लगा हुआ है, उसको उखाड़ दो आज, रात में उखाड़ के चले आओ, देखो सुबह क्या होता है, वो सूख जाएगा। तो उस पौधे का जैसे ही आपने मिट्टी से अलग किया, क्या हुआ? उसका प्रलय प्रारंभ हो जाता है। क्यों होता है? प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्यक्ष आपने उसे अपने सामने देखा कि मैंने उखाड़ दिया, उसका प्राण निकल गया। प्राण निकलते ही वह अपने मूल प्रकृति में विलीन होने लगता है। ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्यों? क्योंकि जो उस पेड़ के जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु है, वह गति उसकी होती है, और गति के कारण वो सड़ता है, सूखता है,
फिर धीरे 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 मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो ये प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के द्वारा सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं केवल प्रत्यक्ष का प्रयोग करवा रहा हूं, अनुमान अभी छोड़ रहा हूं, आगम भी छोड़ रहा हूं। बताइए, केवल मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं यहां पे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किनके ऊपर से गुजर रहा है? शांत नहीं बैठेंगे, बोलिएगा। सबको समझ में आया? बताएं, अगर जिनको समझ में नहीं आया वो बताएं। हाँ, मुझे लग रहा है सबके कोई समझ नहीं रहा है। क्यों भूमिता जी, समझ में नहीं आ रहा आपको? शुभांजलि जी, प्रत्यक्ष आ गया तो अनुमान भी आ गया। तो नष्ट क्यों हो रहा है? अरे नहीं, फिर आप ऊपर ऊपर जा रहे हो, ऊपर ऊपर। जो पहले वाली चीज़ को, रटी रटाई चीज़ों को मत ध्यान दीजिए, नई कंसेप्ट को बनाइए। वो आप पुरानी चीज़ को बोल रहे हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो पेड़ की डाली है, ठीक है, अब पेड़ की डाली में भी जो उसके चूर्ण बनाओगे, पीसोगे, वो सड़ेगा। पेड़ भी तो सूखता है ना, सूख के सड़ता है। अब वह धीरे धीरे सड़ करके टूट के गिर जाता है। तो वो क्यों सड़ रहा है? कौन सड़ा रहा है उसको? उसके अंदर के जो अणु है वह गति कर रहे हैं, तभी सड़ रहा है ना। है भाई, जो तो उसमें वो गति क्यों, गति कौन करा रहा है? ब्रह्म है। एक मिट्टी का ढेला लेते हो आप, मान ली मेरे पास ये टुकड़ा हुआ है, ये रबड़ का टुकड़ा है। ये कितने, इसके अंदर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? अणु है कि नहीं है इसके अंदर? करोड़ों अरबों अणु है ना इसके अंदर। सभी लोग वीडियो ऑन करें, सब लोग वीडियो ऑन करें, कोई बंद नहीं करेंगे। सभी लोग ऑन करिए। पूनम जी, समझ में आ रहा है? ये मतलब कि जो जो मर गया है ना, उसमें भी गति होती है भाई। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। जो अणु है ये अपने मूल प्रकृति, उसमें प्रकृति में सांख्य दर्शन में कहा गया था ना कि जितने भी संसार में अणु हैं, ठीक है, संसार में जितने भी अणु होते हैं, परमाणु हैं, उसमें ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। अब उसे जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, तो क्या हो जाता है? कोई कार्य हो जाता है, कोई इंसान बन जाता है, उसमें चेतना आ जाती है। मिल करके, जैसे कि क्या क्या हुआ, स्टील के लोहे को एक साथ मिला दिया गया, कंक्रीट को मिला गया तो पुल बंध जाता है। सभी अणुओं को मिला दिया गया तो उस सारे अणु की ऊर्जा उस पर काम करने लगती है कि नहीं काम करने लगती है? जो अणु बिखरे हुए थे वो घड़ा बना दिया गया, एक जोड़ करके पका दिया गया, तो उस पर काम कर रहा है, घड़े पे काम कर रहा है। कर रहा है ना। बिखरे हुए अणुओं को जोड़ देने से किसके कारण वो काम कर रहा है? पुल है, पुल में कोई आत्मा है क्या? तो वो किसके ऊपर काम कर रहा है? पुल, वो ब्रह्म, जिन जो बिखरे हुए अणु थे, उन अणुओं को इकट्ठा कर दिया गया, स्टील के रूप में, लोहे के रूप में, सीमेंट के रूप में, रेत के रूप में, छड़ के रूप में, और एक बांध दिया गया उसको। और बांध जब दिया गया तो सारे के सारे एक जगह स्थित होकर काम करने लगे, गति उसमें है। अब जो पुल बन जाता है उसमें भी क्षरण होना उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश प्रारंभ हो जाता है,
और जिसका नाश हो चुका है उसका निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कन्फर्म हुआ हेमंत जी? जिसका नाश होता है उसका प्रारंभ भी होता है, उसका जन्म भी होता है। जैसे कि मान लीजिए जितने भी अणु परमाणु हैं उसमें सब में गति है, और गति किस कारण है? ब्रह्म के कारण है। अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे, गहरे में ज्यादा चले गए। हाँ, लय होगा। एक काम देखिए, बहुत सिंपल भाषा में समझिए। अभी आप लोग छोड़ दीजिए सारी बातें, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छोड़िए सारी बातें। सांख्य दर्शन में एक बात आई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सांख्य दर्शन में या उपनिषद में एक बात आई थी। उपनिषद ये कहता है कि जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ ब्रह्म है, या जहाँ जहाँ ब्रह्म है वहाँ वहाँ गति है। कन्फर्म हुआ इतना? चाहे वह एक छोटा कण हो, चाहे एक धूल का कण हो, चाहे मिट्टी का कण हो, सब में गति है। और वह गति किसके कारण है? ब्रह्म के कारण है। इतना कन्फर्म हुआ बात? ठीक है, तो किसी चीज को बनाना हुआ या बिगाड़ना हुआ, मिटाना हुआ, दोनों तरफ ब्रह्म की शक्ति काम करती है। यानी कि प्रकृति भोग में भी काम करती है और अपवर्ग में भी काम करती है। ये तो जानते हैं ना। मैं ज़्यादा तोड़ दिया इसलिए आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे। बहुत गहरा मैं तोड़ा हूँ और बहुत इजी भाषा में तोड़ा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया, परंतु आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्रह्म को एकदम एटम बेस पे समझा रहा हूँ, आधुनिक भाषा के कोडिंग समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आध्यात्मिक भाषा तो मानने के लिए, जैसे कि अभी अस्मिता जी ने कहा ना कि मानने वाली बात है, ये मानने वाली बात है ही नहीं है। इतना ये ब्रह्म का सिद्धांत और प्रकृति का सिद्धांत इतना प्रैक्टिकल है कि इसके जैसा प्रैक्टिकल कोई है ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यही है। आप ये बताओ, आप लोगों के घर में कोई वस्तु है तो टूटती है कि नहीं टूटती है? क्यों टूट जाती है? कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? चप्पल आज खरीदते हो, चप्पल नहीं तो उसमें क्या सेल टूटता है ना उसका। जैसे मान लो चप्पल पहनते हो तो चप्पल घिसता है कि नहीं घिसता है? हैं? घिसता है ना, और टूट जाता है वो। नहीं टूटना चाहिए, मैं तो कहता हूं नहीं टूटना चाहिए सेल को, चप्पल नहीं टूटना चाहिए। इसलिए टूटता है कि उसके कणों में गति होती है। ठीक है, उस अरे नहीं, पुराना नहीं, आप इस भाषा में समझो ना, उसको बात छोड़ो। आप लोग पुराना की बात छोड़ दो, ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं जो समझाना चाहता हूँ, किसी को इस तरह से समझाओगे तो वो तो कहेगा कि ये तो आम अनपढ़ वाली भाषा है। ये तो जो मैं और तोड़ रहा हूं अभी, और उसको सरल करके बोल रहा हूं, और उसके निचले लेवल पे लेके जा रहा हूं, एकदम नीचे वाले लेवल पे। बात समझ में आ गया आप लोगों को? एकदम नीचे वाले धरातल पे। ये बहुत हाई लेवल की बात है। ठीक है, ये जो बात आप कह रहे हो ना, बहुत ऊंची बात है, नहीं समझ पाओगी इसको भी आप लोग। मैं जो बात कह रहा हूं एकदम जमीनी धरातल पे, एक जो बच्चे को कही जाती है बात, वो मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो अणु है, जैसे कि घड़ा बना, जैसे मान लीजिए कि आपने मिट्टी का एक लोई लिया, ठीक है, और उससे एक घर बना दिया। ठीक है, अब जिस दिन बनाते हो उस दिन से पुराना होता जाता है कि नहीं जाता है? चाहे आप पुराने घर में देखे हो, कभी ईंट लगी रहती है तो ईंट झरती है। झरते हुए ईंट को देखा है आप लोगों ने?
मतलब ईंट के जो कण होते हैं धीरे 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 गलते हैं? तो क्यों गलते हैं? नहीं गलना चाहिए ना। गलने का कारण क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं। गलने का गति है, गति के कारण वो गल रहा है ना। और उसमें गति कौन दे रहा है? ब्रह्म दे रहा है। बस यही तो समझ आ, इतने देर से बोल रहा हूं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो समझना है। और जो इसको समझ गया वो स्थिति और उत्पत्ति और प्रलय दोनों को समझ गया। इतने देर से मैं यही तो कह रहा हूं आप लोगों को। कितना सरल है ये। हाँ, लय हो जाता है और उत्पत्ति फिर हो जाती है। फिर वो उसका निर्माण करो तो उत्पत्ति हो जाती है। इकट्ठा कर दो सारे जो जितने झरे हुए कण हैं उनको इकट्ठा कर दो, माटी मिला दो और सान करके फिर भट्ठे में पका दो तो ईंट बन जाता है, खड़ा हो जाता है फिर। ठीक है कि नहीं हुआ? बात समझ में आई कि नहीं भाई? आप घड़े को पीस दो और फिर बना दो, घड़ा फिर बन जाएगा। मिट्टी बना दो, पीस के उसके चूरे को उसके जितना भी टूटा हुआ कंकड़ है उसको फिर पीस दो, फिर उसे मिट्टी में मिला दो, फिर माटी बन गया, फिर घड़ा का रूप दे दो तो फिर घड़ा बन गया। वो टूटता क्यों है? नहीं टूटना चाहिए ना। आप वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करो, इसमें कोई मतलब मानने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल सारी बातें हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सब ये जो ब्रह्म सूत्र या वेद या सब ये मानने वाली बात, मानने वाली नहीं, प्रैक्टिकल है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल है। इसके जैसा प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं है। मैं बताऊं, दुनिया का कोई भी विज्ञान भी इससे आगे फेल है। भाई आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि अणुओं के कारण ये छत जिस छत के नीचे हो वो छत क्यों टिका हुआ है? ये छत गिर जाना चाहिए। पता है आपको क्यों टिका हुआ है? ब्रह्म की शक्ति के कारण टिका हुआ है। वो अणु को आपने मटेरियल देकर के मजबूत कर दिया। वो अणु इसलिए अणु अभी 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के लिए स्थिर हो जाता है। बात समझ में आ गई? और 20 साल 30 साल 40 साल 50। हाँ, तो ये अब उसको, उसमें ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है, उसको भी पुराना कर रही है। पुराना कर रही कि नहीं कर रही है? आप देखना, नदियों में जो पत्थर होते हैं ना वो भी घिस जाते हैं और उनका भी अस्तित्व कुछ समय बाद जो है गल करके पानी में चूरा चूरा मिट्टी बन जाता है। आज के इस विचार को समझिएगा, बहुत गहरी बात है ये। और मैंने बहुत निचले धरातल की बात किया, मैंने ऊपर वाली बात नहीं किया जो सब लोग बोलते हैं, क्योंकि ये बात आप लोग बहुत सुन चुके हो। परंतु ये जिसे कि अस्मिता जी ने कहा ये तो मानने वाली बात है। मानने वाली बात कहाँ है यहाँ पे? ये तो पूरा प्रैक्टिकल। इसके जैसा प्रैक्टिकल कुछ है क्या? है कि एक मिट्टी जो है इकट्ठा हो जाती है तो पहाड़ बना देती है। नहीं इकट्ठा होना चाहिए, बूरा हो जाए, धूल हो जाए तो किसके कारण इकट्ठा हो रही है? ब्रह्म के कारण। एक मिट्टी जब फैलती है तो रेत बन जाती है, रेगिस्तान बन जा रहा है? तो किसके कारण रेगिस्तान बन जा रहा है? ब्रह्म के कारण बन रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? गति हो रही है ना। ब्रह्म की ज्यादा गति हो रही है। जो धूल कण में बिखरा हुआ है, जो रेत में बिखरा हुआ है, उसमें गति ज्यादा है। भाई आधुनिक विज्ञान ही मैं समझा रहा हूं। जो आप लोग आप लोग साइंस के विद्यार्थी हो, बहुत लोग इसमें पढ़े हो, आप लोग तो इंजीनियर हो, आप लोग तो मतलब बहुत अच्छा शिक्षा लिए हो। ठीक है, अभी आधुनिक समय में बहुत अच्छा ज्ञान लिए हो। ये इस ज्ञान को यदि अंग्रेज कोई सुन लेना तो बहुत बड़ा रिसर्च कर देगा। और लोगों ने कर ही दिया है। छत का निर्माण इसी बेस पे तो हुआ है। छत का निर्माण जो किया वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े जो पुल का निर्माण हुआ, वो उनको पता है कि इलेक्ट्रॉन को बांध दो, सारे अणुओं को बांध दो तो कुछ समय के लिए जो है वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है। आप कहते हो ना कि हर कण कण में ब्रह्म है।
आप लोग कहते हो कि नहीं कहते हो कि हर कण कण में ब्रह्म है? ब्रह्म की शक्ति के कारण ही तो कण इकट्ठे ये छत टिका हुआ है ना, बताइए। ये बहुत गहरी बात है। ये है ब्रह्म सूत्र। एकदम सिंपल है भाई। मैंने इसीलिए जो है किताब का भी सहारा नहीं लिया, मैंने सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास की। जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ ब्रह्म है, जहाँ पे उत्पत्ति है, जहाँ पे स्थिति है वहाँ पे प्रलय। ये भी बहुत ऊंची बात है, मैंने और नीचे की बात कर दिया और उसे तोड़ दिया और उसे सरल कर दिया कि ब्रह्म कहाँ कहाँ है, कहाँ कैसे कैसे पहचानोगे कि ब्रह्म कहाँ है। ये जो मेरी बातों को जो समझ गया ना, वो वासुदेव सर्वम की भाषा समझ जाएगा, ब्रह्म को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। वो वासुदेव सर्वम की भावना उसके अंदर स्वयं आ जाएगी। ब्रह्म, वासुदेव मतलब ब्रह्म, नहीं नहीं, वासुदेव सर्वम, कुटुंबकम नहीं, वासुदेव सर्वम, कि सब जगह ब्रह्म है, वासुदेव है, ब्रह्म है, हर कण में ब्रह्म है। कब कहोगे आप? जब आप हर कण में ब्रह्म की गति को जान जाओगे, तब उस दिन कहना कि हर कण में ब्रह्म है। आप 50 बार कहे अपने जीवन में, हर बार जीवन भर कहे होगे कि हर कण में ब्रह्म है। क्यों कह देते हो? कभी आप लोगों ने रिसर्च किया? ये तो ब्रह्म सूत्र की बात है। ये ब्रह्म सूत्र कहता है कि हर कण में ब्रह्म है, और आप ही लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, परंतु मैंने उसे बहुत सरल किया है, बहुत ईजी किया है, बहुत तोड़ा है इसको। आप लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आएगी। मैं और धरातल पे लेके जाना चाहता हूँ कि एकदम जमीनी, ये मैंने जो बात किया है ना आप लोगों से, जो समझाने का तरीका जो इसमें लिया है, एकदम मतलब क्लास 1 या UKG LKG वाले बच्चों के लिए मैंने लिया है। ये किताब की भाषा में समझाऊं तो नहीं समझ पाओगे आप, ब्रह्मसूत्र नहीं समझ पाओगे। जैसे सब लोग सुन के निकल जाते हैं ना, प्रयोग नहीं कर पाओगे आप लोग। जैसे सब लोग पढ़ाते हैं उस तरह से बस सुन करके चले जाओगे, कुछ प्रयोग नहीं कर पाओगे आप लोग। और इसका प्रयोग नोट कर लीजिए, आज से प्रयोग भी नोट करना है। आप ये आज का प्रयोग ये कल का प्रयोग करना आप लोग। सबसे पहले अब जब क्लास शुरू होगी तो सबसे पहले प्रयोग की बात की जाएगी, तब क्लास शुरू होगी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो आपको ब्रह्म की हर कण में ब्रह्म को देखने का प्रयास करना है कि कहाँ कहाँ पे गति हो रही है। गति हो रही है तो उस किसी वस्तु में परिवर्तन क्यों? जो परिवर्तन होता है वही वह गति के कारण होता है। प्रकृति को लोग आप लोग बहुत दूसरे तरह से समझते चले आए हो, अब ये भाव दूसरे तरह से समझो आप लोग। कोई भी पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है, कोई भी वस्तु जो पुरानी हो रही है, कोई भी वस्तु जो फट रही है, कोई भी वस्तु नष्ट हो रही है, वह उसके अंदर निहित परमाणुओं के नष्ट या बनने के कारण हो रहा है, ठीक है? ये प्रयोग करना आप लोग। किसी को देखना तो कहना है, जैसे कि आप लोग हो तो आप लोग ये बताओ, जब आप लोग पैदा हुए थे तो आप लोगों का शरीर कैसा था? 10 साल बाद कैसा रहा शरीर आपका? ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? आपके शरीर में भी परिवर्तन क्यों हो रहा है, बताइए। हाँ, तो ये अब बात समझ में आ गई। अब यही सेल को मैं अणु कह रहा हूं, ठीक है? मैं इसी सेल को, शरीर के जैसे सेल बदल रहे हैं और आप बढ़ते चले जा रहे हो, और 80 साल के 50 साल के बाद आपका सेल टूटता चला जा रहा है, तो आप बूढ़े होते चले जा रहे हो। इसी को मैं अणु कह दिया। प्रयोग हुआ? समझ में आ गया कि नहीं? अब परिवर्तन, इसी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं।
जो परिवर्तनशील है वह प्रकृति, इसीलिए मोटा मोटे रूप में ग्रंथों ने कह दिया कि जहाँ जहाँ परिवर्तन होता है उसे प्रकृति कहते हैं। और मैं उसे और छोटा रूप में तोड़ के कह रहा हूँ, आप लोगों के जब बचपन थे तो बड़े थे कि नहीं बड़े थे? अब मान लीजिए कि आपका 50 साल पूरा हो गया, तो आप बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? बताइए, आपके सेल क्या हो रहे हैं? अरे सेल टूट रहा है ना अब तो। सेल क्या हो रहा है? शरीर की कोशिका का क्षरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बस बस विलय विलय नाश हो रहा है उसका। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बस यही तो है, यही प्रकृति है, यही तो समझना है। और कहते हैं कि वहीं पे ब्रह्म है। तोड़ने का भी काम करता है ब्रह्म और जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जो सेल हैं वो सेल क्या करते हैं? वो सेल ब्रह्म है, हर सेल में ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ही है जो तोड़ देता है और बना भी देता है। आप एक जैसे, अगर मान लीजिए कि यदि आप प्रकृति नहीं होते तो एक जैसे होते, अगर अणु टूटते नहीं तो फिर आप एक जैसे स्थिर रहते। तो उसी को कहा गया कि केवल आत्मा है, और आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और जब मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो वो जो मुक्ति मिलती है वो उसका कभी क्षरण और उसका कभी उत्पत्ति और कभी नाश नहीं होता है। जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए मोक्ष का महत्व ज्यादा है। क्लियर हुआ? बताइए हेमंत जी। वो भी सेम वैसे ही है, वो भी प्रकृति का ही पार्ट है, वो भी अणुओं का ही देन है, वो भी सेल का ही देन है, अणुओं का ही देन है। एक एक शरीर से आपके एक एक अंगों का टूटना, नष्ट होना। भाई शरीर में ब्रेन का सेल टूट गया तो बुद्धि काम करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया बुद्धि ने। तो क्यों, कहाँ से हो रहा है गड़बड़ी? शरीर के सेल के टूटने का ही तो बुद्धि और मन गड़बड़ हो जाता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बुढ़ापा जब आता है तो बुद्धि काम करना बंद करती कि नहीं करती है? बताइए, आप लोग देखे होंगे जो बुजुर्ग जिनके घरों में हैं, वो बुजुर्ग लोग गाली देना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? मारना भी शुरू करते हैं, गाली भी देना शुरू करते हैं, बोलना भी शुरू करते हैं। तो क्यों? ये सेल टूट जाते हैं। जो ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म ऑटोमेटिक जो है अपने सेल को खींचता है। आप बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? ब्रह्म की शक्ति है। भाई शरीर के जो अणु हैं, जो शरीर के सेल हैं, वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, बस मर गए आप। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मारने का काम कौन कर रहा है? बताइए, आपको मारने का काम कौन कर रहा है? अरे ब्रह्म कर रहा है भाई, ब्रह्म कर रहा है, ब्रह्म। हाँ, मरते जाता है। और वो उसमें गति, जब ब्रह्म अपना हाथ खींच लेता है अणुओं से तो अब खत्म, आत्मा निकल जाती है। भाई प्रकृति से जब अपना हाथ खींच लेगा, जब गति करना छोड़ देगा ईश्वर, तो आप खत्म।
हमारी, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूनम जी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ गया? ज्योति जी समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया आपने? श्यामला जी, हाँ हाँ, तो प्रलय में भी क्या है? प्रलय में भी ब्रह्म है। देखिए, जहाँ पे वो बच्चा पैदा होता है उसमें जो बच्चे का शरीर होता है उसमें भी ब्रह्म है। बच्चे का शरीर, बच्चा के शरीर से प्राण निकल जाता है, मरने के बाद भी वो जो सेल शरीर बचता है उसमें भी ब्रह्म है। ठीक है, सब जगह ब्रह्म है। एक्सपायर होने, एक्सपायरी, देखिए मतलब जो उसकी निर्माण डेट है, निर्माण करने की प्रक्रिया और एक्सपायर होने की प्रक्रिया, दोनों में ब्रह्म समाहित है। ये बहुत ही क्लियर कट साइंस है वेदांत। समझ में आ गया? वेदांत जैसा प्रैक्टिकल कोई है ही नहीं है। ग्रंथों को पढ़ लेंगे ना आप लोग तो कहेंगे कि ये तो साइंस फेल है इसके आगे। आज के वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं इसी बेस पे काम कर रहे हैं। उनको उनको कुछ और जानकारी नहीं है, बस उनको ये पता है कि सेल को इकट्ठा कर दो, सेल को जोड़ दो तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म की शक्ति काम करती है। देखना, आप लोग विज्ञान पढ़ते होगे तो कहते वैज्ञानिक बस ये लिखते, ब्रह्म का नाम नहीं लिखते हैं, उनको बस ये लिखते हैं कि इसमें कोई ना कोई अणु ये घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये प्रोटॉन घूमता है, अपनी कक्षा में घूमता है, तो इसके कारण ये हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है, बस वही जानते हैं वो लोग। परंतु आज के वैज्ञानिक, सबसे बड़ी बात है कि वो वहां तक पहुंचे, और हम लोग तो अभी नहीं पहुंचे हैं भाई, हम लोग तो बहुत पीछे हैं। हम लोग तो प्रकृति को नहीं समझ पाए। आज समझिए कि आज के वैज्ञानिक कितने ऊंचे हैं कि उन्होंने प्रकृति को समझ लिया। परंतु आप लोग समझ गए हो, आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रकृति को समझोगे, उन वैज्ञानिकों को भी समझा दोगे आप लोग। जिस दिन इस बात को समझ गए आप लोग, उस दिन उस वैज्ञानिकों को भी समझाओगे जो वैज्ञानिक आज रिसर्च करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बहुत गहरी बातें हैं जो बहुत कम लोग इस चीज को समझा पाते हैं। ठीक है, वह केवल ऊपर ऊपर की बात कर, जो कई कई बातें पढ़ा के चले जाते हैं, वो कोई कुछ नया प्रयोग हो ही नहीं पाएगा। आप प्रयोग ही नहीं कर पाओगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि ब्रह्म कहाँ है। ब्रह्म का प्रयोग लोग करने से भागते हैं। ये ब्रह्म सूत्र का प्रयोग कोई करा ही नहीं सकता है, सब लोग भागते हैं। और आप लोगों को मैंने बोल दिया, प्रयोग करके देखना कि कहाँ कहाँ किस किस वस्तु में ब्रह्म है। सबसे पहले मैं यही प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से। आपके घर में जो बर्तन आपका घिसते घिसते फूट गया, उसमें ब्रह्म है, था कि नहीं था? आपके घर में जो आपका अंडर गारमेंट वस्त्र थे, उन वस्त्र वो भी घिस गए, फट गए, जब लाए थे तो ब्रह्म था और नष्ट हुआ तो ब्रह्म है कि नहीं है? यही प्रयोग आप पूछेंगे हम आपसे, ध्यान रखना। जिन जिन वस्तुओं से आप जुड़े हुए हो उन्हीं से प्रयोग करके आना आप लोग। ठीक है, कि स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय में कहाँ कहाँ ब्रह्म है और क्यों ब्रह्म है वहां पे, बस ये बात बताना हमें आपने। ठीक है, हम्म हम्म आपकी आवाज कट गई। नहीं, आपकी आवाज कट गई, आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई।
हाँ बोलिए आप, नया टायर। हाँ फिर से बोलिए। हम्म। खराब होता है। क्यों होता है बताइए। मतलब उसके सेल जो है क्या हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, एक एक दिन टूट रहे हैं, एक एक सेल उसके टूट रहे हैं। जो उसके एक एक अणु है वो धीरे धीरे टूट रहा है। ठीक है, जो निर्माण हुआ है उसमें से अणु टूटने लगता है, और जो नष्ट हुआ है उससे अणु पुनः बनने लगते हैं या बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हर वस्तु अस्थाई नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं है। ठीक है, जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका नाश निश्चित है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रयोग आपने बताया, समझ लिया है आपने। अच्छा। हाँ हाँ, गाड़ी का भी ऐसा ही है। क्यों होता है, क्यों होता है बताइए। नहीं, और नहीं, और एक मिनट अस्मिता जी चुप रहिए। उस क्यों उसकी पावर कम होती है। अब और नीचे जाइए, और गहरे में जाइए। भाई पावर उसका कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके सेल टूटते हैं ना। अणु अणु क्या हो रहे हैं, अणु टूट रहे हैं ना। बैटरी का अणु टूट रहे हैं। जब बैटरी के अणु टूट रहे हैं तो इसलिए वो उसकी पावर कम कम होते जाती है। तो हमें लगता है बैटरी खराब हो गई, परंतु हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि अणु टूट, अणु क्या है। अणु को मैंने क्या, अणु को एक नाम दिया था, क्या नाम से मैंने बोला था, याद है आप लोगों को। अणु को क्या कहते हैं, प्रकृति क्या बोलते हैं। सांख्य की भाषा में लिखवाया भी था मैंने कि लिख लीजिए कि अणु को प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रकृति के कण क्या होते हैं, नष्ट भी तो होते हैं ना। एकदम निचले धरातल की मैं बात कर रहा हूं, मैं ऊंचे वाली बात को तो आप सब जानते ही हो। तो कभी कभी आपसे कोई बात करे तो ये चीज को पकड़ के रखो आप लोग कि उसका सेल बनता भी है और टूटता भी है। देखिए, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हर पदार्थ में होती है। दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें निर्माण और विनाश नहीं होता हो। और निर्माण और विनाश ही क्या है, ब्रह्म है। निर्माण और विनाश जिससे होता है वही ब्रह्म है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जिससे निर्माण और विनाश होता है वही ब्रह्म है। आपका प्रयोग आज हो गया, समझ में आ गया ना। आधा आपने बता दिया, मैंने और कुछ बता दिया उसमें, आपका प्रयोग हो गया। ऐसा ही सब लोग प्रयोग करिए। ठीक है, तो इस तरह से फिर ब्रह्म सूत्र को गहनतम समझ जाओगे आप लोग। मैं बहुत गहनतम लेके जाना चाहता हूँ इसको, कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो किसी को समझा सको। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाओ, हवा में मैं नहीं बात करता हूँ मैं। किताबी भाषा समझाना बहुत आसान है, किताबी भाषा को नहीं समझ पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए अभी अभी बात, ये भी एक ही सूत्र हुआ। अभी उसमें भी प्रयोग आज से शुरू हैं, प्रयोग करिएगा, फिर कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आगे के सूत्र के ऊपर प्रयोग करते हुए चलिए कि ब्रह्म कहाँ कहाँ है। ठीक है,
नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी 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 आवाज़ नहीं आ रही है। क्या बोला आपने? नहीं आ भाई, आवाज़ आपकी कट रही है। सही से बोलिए। ईयरफोन। क्या बोल रहे हैं? हाँ, किताबी भाषा नहीं समझ में आएगा। मैं इसीलिए तो पूरा प्रैक्टिकल बताता हूँ किसी चीज़ को। ये प्रैक्टिकल मैं अगर किताबी भाषा में समझाता ना, तो ये चीज़ समझ में भी नहीं आता आप लोगों को। ये सांख्य का जो वेदांत का जो सूत्र है, इतने गहन है ना, इतने गहनतम में है कि बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। समुद्र की समझो कि 100-200 फीट गहराई में उतरने के लिए तैयार रहिए। और जब पढ़िए ना, जब वेदांत पढ़ने के लिए जब आप लोग आइए, तो एकदम दिमाग को शांत करके आइए, क्योंकि बहुत गहरे जाएंगे ये। ठीक है, बहुत गहनतम जाएंगे। डुबकी बहुत गहरी लगानी पड़ेगी, गोताखोर बनना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ लोगे ना, तो गीता तो आपके लिए ना क्या हो जाएगी। गीता एकदम दुनिया का सबसे हल्का शास्त्र है। ठीक है, गीता जो है दुनिया का सबसे हल्का और सबसे सरल कोई शास्त्र है तो गीता है। सबसे गहनतम यदि कोई है तो वह है वेदांत। बहुत गहनतम है, बहुत गहराई है इसमें। ठीक है, वीडियो फिर से मैं डालूंगा, उस वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, और प्लेलिस्ट से आप लोग जा करके वीडियो को फिर से सुना करिए, अगर जिनको समझ में नहीं आया है। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट भेज दिया है तो डेली प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो उसमें वीडियो जब पड़ती है तो वो खुल जाएगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी रहती हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगर नहीं समझ में आता है तो प्रश्न करिएगा, चुपचाप मौन होकर के मत बैठिएगा, पूछिएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए तो इस विषय को पूरा करें। है ना, एक बार हाँ हाँ, ब्रह्म क्या करता है, सिंपल भाषा में समझिए कि ब्रह्म जो है जिसको मारना होता है, उसमें अणु परमाणु की शक्ति को क्या करता है, अणु और परमाणु की शक्ति को खींच लेता है। ठीक है, और जिसका निर्माण करना होता है उस अणु परमाणु में अपनी शक्ति को डाल देता है। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो भी काम होता है वो ब्रह्म के द्वारा ही होता है। जो भी कार्य होता है, जो भी जगत में निर्माण या प्रलय होता है, वो सब ब्रह्म के कारण ही होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि जिनको तुम मारने के लिए धनुष लेके खड़े हो, उनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तुम नहीं मारोगे तब भी हम इनको मार देंगे। ठीक है, जो तुम जिस शरीर की बात कर रहे हो, ये शरीर को जब तुम, मतलब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म मार देगा, भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि तुम नहीं मारोगे ना अर्जुन, तो इसको ब्रह्म मार देगा। क्योंकि ये संसार का नियम है कि जो उत्पत्ति हुई है उसका नाश तो होना ही है। मतलब जो निर्माण हुआ है उसका नाश निश्चित है, क्योंकि उसके परमाणुओं का क्षरण होगा, नाश होगा। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं मारोगे ना तभी भी ये मर जाएंगे। अब समझ में आया गीता का उस श्लोक वो है। आ गया ना? ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग सब सुनते चले आ रहे हैं कि तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा।
लोग भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म मार देता है, वो परमाणु क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, आज सोने की लंका है क्या? सोने की लंका का क्या हो गया? क्षरण हो गया, नाश हो गया। बहुत गहनतम चीज है ये, समझिए। डूबिएगा, जितना डूबेंगे उतना गहराई में जाएंगे। ठीक है।